नमस्कार, आप कैसे हैं? हमारे सभी सब्सक्राइबर्स का हमारे चैनल शिक्षापुरी में स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न लेकर आया हूं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी लेखपाल या किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल जो आने वाले एग्ज़ाम है, जैसे अभी हाल ही में जो नोटिस आया है, जैसे फायरमैन और जेल वार्डर का, उसके लिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप और भी अच्छी तैयारी कर सकें। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक नोटबुक उठाएं, उसमें इन क्वेश्चनों को नोट डाउन करें ताकि आप दोबारा से इन क्वेश्चनों को रिवाइज कर सकें। तो बिना स्किप किए आप हमारा इस वीडियो को पूरा देखें। चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर लिखा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। देखिए, मैंने ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के बेस पर यहाँ पर लिए हैं। आप इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से देखें और लर्न करें। देखिए, यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। लखनऊ, बी ऑप्शन है मुरादाबाद, एंड सी ऑप्शन है प्रयागराज, एंड डी ऑप्शन है खुर्जा। तो जो सिरेमिक सिटी है, इसे हम खुर्जा के नाम से जानते हैं, यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, यानी कि खुर्जा इज कॉल्ड सिरेमिक सिटी। ओके फ्रेंड, अब इसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, आप यहाँ पर लिखा है सिरेमिक सिटी, यहाँ पर सिरेमिक लिख लीजिए। सिरेमिक सिटी के नाम से प्रसिद्ध खुर्जा में चीनी मिट्टी के बर्तन और कुछ सजावटी सामान बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त बिजली की फ्यूज हो गए, जैसे सर्किट इंसुलेटर, न्यूक्लियर फ्यूजन, अंतरिक्ष तकनीक सहित दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली कार में इस्तेमाल होने वाली कई कुल पुर्जे भी बनाए जाते हैं। ओके फ्रेंड, इसके बारे में आप ये लर्न करना है आपको। ओके फ्रेंड, तो सिरेमिक सिटी किसे कहा जाता है? खुर्जा, यानी कि डी इज द राइट आंसर, खुर्जा। ओके फ्रेंड, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। 2009, 2011, 2013 एंड 2014। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। कब किया गया? 2013 में। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं, मैंने यहाँ पर लिख रखा है इसके बारे में। देखिए, सरकार ने संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, क्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 दिनांक 10 सितंबर 2013 अधिसूचित किया गया, जिसका उद्देश्य मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता की खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराती हुई उन्हें मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौष्टिक सुरक्षा प्रदान करना है। जो इसका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लक्ष्य था, वह था कि जो ग्रामीण में 75% पहुँचे और शहरी आबादी को 50% इसका लाभ मिले। तो लगभग 2/3 आबादी इसमें कवर की जाएगी, यानी कि क्या 2/3 आबादी इसमें क्या की जाएगी? कवर की जाएगी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत। तो इस आधार पर इसे हम अधिनियम को पारित किया गया 2013 में। तो आपको याद रखना है कि यह कब पारित किया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो 2013 में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है, दुम पुख्त उत्तर प्रदेश में की एक लोकप्रिय प्रक्रिया है। तो आपको बताना 4 ऑप्शन है। दुम पुख्त, तो ये किस प्रकार की लोकप्रिय प्रक्रिया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। व्यंजन पकाने की विधि, या कपड़ा सिलाई की विधि है, या बीज बोने की एक प्रक्रिया है, या लकड़ी की एक नक्काशी की प्रक्रिया है। तो कौन सी एक प्रक्रिया है, क्या आपको पता है? देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आए हुए हैं सब सारे उत्तर प्रदेश के जो भी एग्जाम, जैसे यूपी SSSC है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने वहाँ से इस क्वेश्चन को लिया है। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो पेपर हुआ था पिछली बार
यूपी SSSC उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने इसको पुटअप किया यहाँ पर। देखिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी कि व्यंजन पकाने की एक विधि है। धूम पुख्त प्रक्रिया एक व्यंजन पकाने की विधि है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है दुम, यानी कि दुम यहाँ पर कर लीजिए, क्या कर लीजिए, दुम, यानी कि दुम पुख्त व्यंजन पकाने का एक तरीका है। इसमें मांस के व्यंजन पकाया जाता है। क्या पकाया जाता है? मांस का व्यंजन। दुम मुक्त पद्धति के तहत मांस को मसालों के साथ कुछ घंटों तक हल्की आंच पर दम किया जाता है। तले हुए प्याज जैसे हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और खड़े मसालों को एक साथ पीसकर बर्तन में मांस के साथ ढक दिया जाता है और ढक्कन के किनारे को गीले आटे से सीलकर उसको पकने दिया जाता है। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया चलती है, जो दुम पुख्त प्रक्रिया है, यह व्यंजन पकाने की विधि है। ओके फ्रेंड, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। क्या आपको मालूम है क्या है ये? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है जरदोजी, खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा है, या चिकनकारी, या दस्तखान, या खरीजा। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। दस्तखान एक व्यंजन यानी कि भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा है। क्या है? दस्तखान। अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए दस्तखान क्या है, किस तरह से ये एक परंपरा है, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं यह क्या है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि मुस्लिम संस्कृति में दस्तखान की एक खास परंपरा है। कौन सी कम्युनिटी इसे परंपरा को मानती है? यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी इस दस्तखान की खास परंपरा को अपनाती है, जिसका सामान्य तौर पर अर्थ होता है भोजन की थाली के नीचे रखा जाने वाला कपड़ा भूखों को खाना खिलाना और रोजेदारों को इफ्तार कराने के लिए दस्तखान की परंपरा निभाया जाता है। दस्तखान के ऊपर दावत के लिए थाली, कटोरी, गिलास आदि भोज्य पदार्थों को सजाया जाता है। कुछ वर्ष पहले तक इफ्तारी के समय जहां दस्तखान पर पारंपरिक जायकों का परोसा जाता था, वहीं आजकल उसकी जगह फास्ट फूड ने ले लिया है। देखिए यहाँ पर फास्ट फूड, आपको लोगों को जागरूक होना चाहिए कि फास्ट फूड हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट नहीं है, ये हार्मफुल है अवर बॉडी, क्योंकि हमारी जो इम्यून सिस्टम है वह बहुत ही वीक हो जाती है जब हम इस तरह के भोजन करते हैं। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप एक नेचुरल तरीके से भोजन कीजिए, जो हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं उन भोजनों को कीजिए, ना कि आप जो फास्ट फूड हैं उन्हें करें, ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत हो। जो जैसे आने वाली जैसे बीमारियां हैं, अभी हाल ही में कोरोना वायरस चल रहा है, जैसे आपकी इम्यून सिस्टम मजबूत है तो ये जो कोरोना वायरस है आपके ऊपर इफेक्ट नहीं डाल सकता है, क्योंकि आपका इतना अच्छा इम्यून सिस्टम है। जब आप अच्छा भोजन करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छा भोजन करेंगे, और सुबह का भोजन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ओके फ्रेंड, आप जैसे चने रात में उन्हें पानी में डाल के उन्हें एक अंकुरित हो जाएं, जब उन्हें खाएं तो आपका जो इम्यून सिस्टम उससे बहुत मजबूत हो सकता है। आप इसे अपनाएं तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। ओके फ्रेंड, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर लिखा है द रॉयल टॉम्स ऑफ गोलकुंडा। क्या लिखा है? द रॉयल टॉम्स ऑफ गोलकुंडा, द स्नैक चार्मर और द क्वींस राइवल किसके द्वारा लिखी कविता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है शशि थरूर, अटल बिहारी, राजेंद्र प्रसाद एंड सरोजिनी नायडू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, यानी कि डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, यानी कि द रॉयल टॉम्स ऑफ गोलकुंडा, द स्नैक चार्मर और द क्वींस राइवल सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई एक कविता है। देखिए और भी इनकी कविताएं जो मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं, आप देखिए और इन्हें आप नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में, ताकि आप दोबारा लर्न कर सकें। ओके फ्रेंड, देखिए यहाँ पर यहाँ पर जो सरोजिनी नायडू की कविताएं थी, पहली कविता 1905 में प्रकाशित की गई, उसका नाम था
गोल्डन थ्रेश होल्ड, यहाँ पर ने लिख लीजिए। पहली कविता संग्रह थी गोल्डन थ्रेश होल्ड, ने प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींचा था पहली कविता ने। और बाद में इन्होंने 1912 में एक और कविता लाई, वर्ल्ड ऑफ टाइम, और 1917 में ब्रोका विंग प्रकाशित की गई। इनकी ये 3 कविताएं थी, 1, 2 और 3, और वो 4। और यही इन्हीं में से किसी क्वेश्चन पूछ सकता है आपके आने वाले एग्जाम में, तो उन्हें तीनों को ये कविताओं को आपको लर्न करना चाहिए और आने वाले किसी भी एग्जाम में आप इनके क्वेश्चनों को जवाब दे सकें। ओके फ्रेंड, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर लिखा है, भारत के कौन से पूर्व प्रधानमंत्री को आधुनिक भारत के चाणक्य के रूप में जानते हैं। यहाँ पर चालक नहीं है, चाणक्य, यानी कि चाणक्य के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है चरण सिंह, वीपी सिंह, आई.के. गुजराल एंड नरसिम्हा राव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव को हम आधुनिक क्या कहते हैं, हम कहते हैं आधुनिक भारत का चाणक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? चाणक्य। ओके फ्रेंड, एंड अब इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे 21 जून 1991 से और 16 मई 1991 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। इनका कार्यकाल भी पूछ लिया जाता है, कब तक रहे, 21 जून 1991 से 16 मई 1961 तक, 16 मई 1991 है यहाँ पर, तक प्रधानमंत्री रहे। और नरसिम्हा राव आधुनिक भारत के चाणक्य, बहुमुखी व्यक्तित्व एवं जमीन से जुड़े इंसान थे। वह देश में आर्थिक सुधारों के जनक भी थे। वह एक महान विद्वान थे जिन्हें 9 भारतीय 8 विदेशी भाषाएं बोल सकते थे। ये एक बहुत ही बड़ा, उन्हें एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा उनका, हम कह सकते हैं कि यह उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि वे 9 भारतीय और 8 विदेशी भाषाएं बोल सकते थे, है ना। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि आपको ये नरसिम्हा राव ही थे जिन्हें 9 भारतीय और 8 विदेशी भाषाएं बोल सकते थे। ओके फ्रेंड, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे लिखा है, गर्मी के मौसम में लोग सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इस तथ्य का कारण है कि सूती कपड़े, ऑप्शन है, जल की अच्छी और सूचक होते हैं, ऊष्मा के अच्छे वाहक होते हैं, ऊष्मा के अच्छे विकिरक होते हैं, और ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। यहाँ पर अच्छे लिख लेना आप, अच्छे अवशोषक एंड अच्छे विकिरक, अच्छे वाहक और अच्छे सूचक होते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, बी, यानी कि ए क्या, जल की अच्छे सूचक होते हैं, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है, गर्मी के मौसम में शरीर बहुत पसीना निकलता है और सूती कपड़े पहनने से वह सारा पसीना सोख लेता है, जिससे हमें गर्मी कम लगती है और बदन का तापमान कम हो जाता है। सूती कपड़े की क्षमता है कि उसमें हवा का प्रसार बना रहता है, जिससे पसीना जल्दी सूखता है और शरीर पर फंगल इन्फेक्शन का खतरा कम रहता है। ओके फ्रेंड, ये सारे क्वेश्चन थे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इन क्वेश्चनों को आप बार बार रिवाइज कीजिए ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में और भी हेल्प मिल सके। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं मैं कौन से क्वेश्चन लाऊंगा। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।